यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि ची गांव में यह अफवाह फैल गई है कि दोरजी अभी भी जिंदा है और किसी गुफा में है। इस बात के लिए ओल्ड वे केलसांग वांगडू को पकड़ लेता है और उसे नेता के सामने प्रस्तुत करता है। वहाँ जामकन गोन्पो को देख केलसांग वांगडू बेहद क्रोधित होता है और उससे कहता है कि उसने सारी योजना को मिट्टी में मिला दिया है। नेता केलसांग वांगडू और उस जैसे लोगों के लिए एक घोषणा पत्र जारी करना चाहता है, लेकिन ओल्ड वेई उससे कहता है कि उस जैसे लोगों को समझ सरकार को सौंप देना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। ओल्ड वेई ने इससे पहले कभी भी गांव वालों के सामने खुद को इतना अपमानित नहीं महसूस किया था। उसका गला तन गया और वह बहस करने के लिए तैयार दिखा, लेकिन केलसांग वांगडू ने चुपके से उसकी बाह खींचकर उसे चुप रहने का संकेत दिया। हालांकि केलसांग उन दिनों चल रहे राजनीतिक सिद्धांत की गहनता को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस परिदृश्य में उसे यह बात साफ साफ दिखाई दे रही थी कि उसके वरिष्ठ लोगों के मुकाबले ओल्ड वे का झुकाव ची गांव के प्रति ज्यादा है। ओल्ड वे ने अपना मुंह फेर लिया। उसका चेहरा मौन हो रहा था, जो उसके आम स्वरूप से भिन्न था। उसने केलसांग की ओर और साथ ही सुवोतो तथा जामकन गोन्पो की ओर देखा और गुस्से में बोल पड़ा, मैं क्यों अपना सिर फोड़ रहा हूँ? मुझसे क्या मतलब? तुम ची गांव के लोग हमेशा यह सोचते रहे कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, लेकिन अब देखो क्या हो रहा है। गौर से देखो कि यह नेता मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ओल्ड वे के इस अप्रत्याशित गुस्से से तंबू में मौजूद सभी लोग सख्ते में आ गए थे। काफी देर तक एकदम खामोशी रही और इस दौरान न तो कोई अपनी जगह से हिला, न किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी। कोई अगर कुछ भी बोलता तो इससे उसका गुस्सा उबल पड़ता। यही वजह थी कि सब लोग एकदम चुप रहे और बस उसकी ओर एकटक देखते रहे। गांव के तीनों लोग सदमे के भाव से उसकी ओर देख रहे थे, जबकि ओल्ड वे के साथ के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उसके प्रति उपहास का भाव था। थोड़ी देर बाद इस खामोशी से ओल्ड वे को ही घबराहट होने लगी। उसका चेहरा अब लाल से काला होने लगा। उसने अपने हाथों से चेहरे को ढक लिया तथा वहीं आलसी मारकर बैठ गया। इसके बाद वह बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाता रहा, माफ करना, मुझे अफसोस है, मैंने एक बार फिर गलती की। एक बार फिर खामोशी तब टूटी जब नेता ने अपनी टेबल पर बड़ी जोर से हाथ पटका। गुस्से में उसने कहा, हम सभी जंगल की आग की चपेट में हैं। तुम्हें यह सोचने की जरूरत है कि तुमने अभी किस तरह की गलती की। मैंने पिछड़ेपन की शक्तियों के प्रति हमदर्दी दिखाई। तुमने केवल हमदर्दी नहीं दिखाई है, तुम्हारा समूचा वैचारिक दृष्टिकोण पूरी तरह बर्बादी वाला है। ओल्ड वे ने अपना सिर ऊपर उठाया और लगा कि वह अपने पक्ष में दलील देना चाहता है। उसने कहा, यह उतना बुरा नहीं है जितना समझा जा रहा है। मैंने महज इन लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाई है। उसने चीगांव के उन तीनों व्यक्तियों की ओर इशारा किया। नफरत की चिंगारी उसकी आंखों से निकल रही थी। तो क्या तुम यह कहना चाहोगे कि हमें एक संघर्ष बैठक करनी चाहिए, हाँ या नहीं? हाँ हाँ। अचानक तंबू में लोगों का ठहाका गूंजा।
सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। पता चला कि हंसी का ठहाका लामा जामकन गोनबो की ओर से आया था, जो अब से कुछ देर तक डर से कांपते हुए एक कोने में उकड़ू बैठा हुआ था। अब सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। वह तिब्बती भाषा में धारा प्रवाह कुछ बोलते जा रहा था। अदृश्य तिब्बती से बातचीत बंद करने के बाद वह फिर हंसने लगा, एकदम पहले की तरह। वहां मौजूद नेता हैरानी के साथ सब कुछ देख रहा था। उसने जानना चाहा कि क्या लामा पागल हो गए हैं। जी हाँ, पागल हो गए हैं। किंगसन ने जवाब दिया, नहीं, यह व्यक्ति पागल नहीं है। सुओपो ने केलसांग की बात का प्रतिवाद किया। तो क्या है? वह वहां बैठकर क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हो। उसके कहने का मतलब क्या है? क्या वह हम लोगों के सामने ही और भी ज्यादा सामंती अंधविश्वास की बातें कर रहा है? तुम अनुवाद करके बताओ कि वह क्या कह रहा है। मैं सुनना चाहता हूँ। नेता को उसकी बकवास पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। सुओपो ने चेतावनी दी। मैं चाहता हूँ कि तुम अनुवाद करो। मैं जानना चाहता हूँ कि वह क्या कह रहा है। ठीक उसी समय ओल्ड फेई को समूचे शरीर में एक दर्द का एहसास हुआ। उसने कुछ बोलने के लिए अपना हाथ उठाया। मुझे नेता से कुछ बताना है। मौसम करवट ले रहा है और ऐसा लगता है कि अभी आसमान बादलों से भर जाएगा और तेज बारिश होगी। आप यकीन मानिए, मौसम की भविष्यवाणी करने के मामले में मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा दुरुस्त है। लेकिन नेता की दिलचस्पी महज यह जानने में थी कि जामकन गोनबो क्या कह रहा है, और इसलिए उसने फिर सुओपो को अनुवाद करने का निर्देश दिया। अनुवाद इस प्रकार था। पहले लोग जमकर हंसे और फिर लामा ने जानना चाहा कि आखिर क्यों हर व्यक्ति कुछ खोखले सिद्धांतों को लेकर बार बार बहस करने पर आमादा है। दोरजी पहले ही मर चुका है। दरअसल उसने खुद को मार डाला। उसके अंदरूनी घाव बिगड़ते चले गए क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत जादू टोने पर लगा दी। उसने यह सब चीगांव के जंगलों को बचाने के लिए किया। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ऐसा करना सामंती अंधविश्वास था या नहीं, और इस पर भी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है कि क्या उसके जादू का कोई असर हुआ। वह तो अब मर चुका है। क्या यहाँ के कार्यकर्ता सचमुच एक मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष चलाना चाहते हैं? अगर वे ऐसा चाहते हैं तो उन्हें फौरन जंगल में जाना चाहिए और उसके मृत शरीर को लेकर आना चाहिए। अगर उन्होंने तय किया कि वो एक मृत व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष नहीं करना चाहते, तो दोरजी की जगह पर लामा खुद अपने को प्रस्तुत करने को तैयार है। वे चाहें तो उसके खिलाफ संघर्ष चला सकते हैं। लामा ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि हो सकता है कि यह सच हो कि उसने तथा गांव के अन्य लोगों ने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि वे और उनके कार्यकर्ताओं ने खुद को पागलपन की गिरफ्त में डाल दिया। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। सुओपो के अनुवाद पूरा करते ही जामकन गोनबो फिर हंसने लगा और उसने टूटी फूटी चीनी भाषा में एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं सोचता हूँ कि तुम लोग पागल हो गए हो। इसके बाद अपना सिर ताने और पीठ के पीछे दोनों हाथों की मुट्ठियां कसे हुए वह तेजी से तंबू से बाहर निकल गया। नेता ने एक बार और मेज पर हाथ पटका और चिल्लाया, दौड़ो और उसको पकड़ लाओ। 3 आकृतियां तेजी से प्रकट हुई जो उसी 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम से संबंध रखती थी जिसे दोरजी का पीछा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह पिछले कुछ दिनों से बड़े शांत भाव से वहां मौजूद थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वे हर जगह मौजूद हैं। उनमें से एक ने दौड़कर नेता के कान में कुछ धीरे से कहा। नेता ने हाथ से इशारा किया और तुरंत जारी किए अपने आदेश को वापस ले लिया। तीनों आकृतियां तंबू से बाहर निकल गईं और चुपचाप लामा का पीछा करने लगी। आ
आग लगने वाली घटना के वर्षों बाद यहाँ जिन बातों का जिक्र किया गया है, उन पर ची गांव में काफी दिनों तक बड़े चटपटे ढंग से चर्चा होती रही। घटना के बाद प्रचारित कहानी के अनुसार दोरजी की मृत्यु ठीक उसी समय हो गई थी जिस समय जामकन गोनबो तंबू में भाषण दे रहा था। जाहिर सी बात है कि तंबू से निकलकर जामकन गोनबो सीधे उस गुफा तक गया जहां दोरजी छिपा हुआ था। बताया जाता है कि जिस समय वह दोरजी के शव के पास पहुंचा, उस समय भी वह बड़ी बेतकल्लुफी से हंस रहा था। यह भी बताया जाता है कि उस दिन से ही लामा ने अपने सिर के बाल मुड़ाने बंद कर दिए, जबकि उसका सिर हमेशा बालों से रहित चमकता रहता था। उसने अब अपने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। उसके बाल इतने बढ़ गए कि किसी ओझा की तरह हवा में लहराने लगे। इसी कहानी के दूसरे हिस्से में बताया गया कि किस तरह अभियान के नेता महोदय अपने कमांड सेंटर में इन अराजक दृश्यों को देखकर बौखला गए थे और मेज पर लगातार अपने हाथ पटकते हुए चीख रहे थे और लोगों से कह रहे थे कि वे फौरन उनकी निगाह से दूर चले जाएं। हालात की गंभीरता को महसूस करते हुए सब लोग वहां से खिसक गए। ओल्ड वेई ने बाहर निकलते हुए अपने हाथ ऊपर किए और अपनी भाव भंगिमा से उसने गुस्से का इजहार किया। इसके बाद चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाकर वह केलसांग वांगडू की ओर मुड़ा और बोला, बारिश होने जा रही है। जब तक बारिश होती रहेगी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। केलसांग ने ओल्ड वेई की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस की। वह अपने मुंह में किसी कड़वे स्वाद का अनुभव कर रहा था और दुख से उसका दिल बहुत बोझिल हो रहा था। उसने बादलों को देखने के लिए अपना सिर भी ऊपर नहीं उठाया। सुओपो उसके बगल में खड़ा था और उसने सुओपो को कुछ कहते हुए सुना। वाह, ऐसा लगता है कि मौसम के बारे में तुम्हारी भविष्यवाणी बहुत सही साबित हुई। ओल्ड वेई सचमुच आकाश बादलों से भर गया है। केलसांग ने अब आसमान की ओर देखा। उसने गौर किया कि थोड़ी देर पहले जहां भूरा नीला रंग साफ साफ दिखाई दे रहा था, वहां अब घने काले बादलों की कई परतें जमी हुई थी। इसके अलावा जब से आग लगी थी, हवा में एक खुश्की छाई हुई थी और अब उसका स्थान वातावरण की नमी ने ले लिया था। इस कहानी का अगला भाग यह था कि ठीक उसी समय बादलों की गरज के साथ सुओपो बड़े उत्साह से चीख पड़ा, गांव के जंगलों को बचा लिया गया। केलसांग ने तेजी से झपटते हुए सुओपो को पकड़ा और गुस्से से बोल पड़ा, अब कैसे तुम्हारी धुन बदल गई? कब से तुमने यह तय कर लिया कि ये जंगल ची गांव के हैं? तुम्हें अगर महसूस हो कि फायदा होगा तो तुम समूचे गांव को ही बेच डालोगे। सुओपो को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जवाब में कुछ कहते कहते वह रुक गया। यह उस नौजवान के स्वभाव के विपरीत था जो सत्ता की भूख से मरा जा रहा था। आकाश से वसंत के पहले बादलों की गरज एक बार फिर सुनाई दी। सब लोग इस गरज से इतने अभिभूत थे कि उन्होंने यह महसूस ही नहीं किया कि हवा ने अपनी दिशा बदल दी है। वैसे यह काम बहुत आसान था, क्योंकि हवा के बदले रुख को समझने के लिए पेड़ों की हिलती टहनियों को देख लेना ही काफी था। केलसांग ने तो बादलों की गरज पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मैं समझता हूँ कि जामकन गोनबो ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार दोरजी मर चुका है। मैं उसे देखने जाना चाहता हूँ। तुम लोग चाहो तो इस बात को नेता को बता सकते हो। अगर चाहो तो तुम इसके लिए एक बैठक भी बुला सकते हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि उस गुफा में दोरजी को मैंने ही छिपाया था और मैंने ही जामकन गोनबो को कहा था कि वह दोरजी के लिए खाना लेकर जाए और उसके घाव का इलाज करे। लेकिन दोरजी खुद जीना नहीं चाहता था। उसने जादू टोने से अपने ऊपर बहुत जोर डाला और जिंदा नहीं रह सका। अब मैं उसे देखने जाना चाहता हूँ। ओल्ड वेई ने केलसांग को कसकर पकड़ लिया और रोकने लगा। तुम नहीं जा सकते और अब इसके लिए संघर्ष विभाग की दूसरी बैठक भी नहीं होगी। अगर उन लोगों ने फिर मीटिंग की और अगर आग रोकने वाले क्षेत्र के निर्माण के कार्य में अब और देर की गई तो आग यहाँ तक पहुँच जाएगी और फिर कोई भी इन जंगलों को नहीं बचा सकेगा। केलसांग ने जवाब दिया, ची गांव के लिए कोई दूसरा मरना नहीं चाहेगा। न तो सुओपो चाहेगा और न मैं।
दोरजी के पास नेतृत्व का कोई औपचारिक पद नहीं था, लेकिन वह इस गांव के लिए मरना चाहता था। मैं उसे जाकर अलविदा कहना चाहता हूँ। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। केलसांग गांव के दूसरे सिरे की ओर चल पड़ा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे वापस कर दिया। उन लोगों ने यही कहा कि वह गांव से बाहर नहीं जा सकता। उसे एक दूसरे तंबू में ले जाया गया और उसने देखा कि ओल्ड वेई और जांगनगोनबा को पहले से ही यहाँ पुलिस वालों के पहरे में रखा गया है। ओल्ड वेई ने उन पहरेदारों से पूछा कि वे किससे आदेश हासिल कर रहे हैं और अब वे क्या करना चाहते हैं। उन्होंने बड़े उदासीन भाव से कहा, कल तुम तीनों के खिलाफ एक संघर्ष बैठक होगी। बैठक के बाद क्या होगा इसे तुम लोगों से ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद ओल्ड वेई ने कोई भी बात नहीं की। उसने सिर झुकाकर अपनी गोद में डाल लिया और चुपचाप बैठ गया। बाहर अब भी बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दे रही थी और बदली हुई दिशा में बड़ी तेज रफ्तार से हवा बह रही थी। ऐसा लगता था कि लंबे समय से वसंत की जिस बारिश का इंतजार था वह अब आने ही वाली है। हर वर्ष लगभग इसी समय पहाड़ों से होकर दक्षिण पश्चिमी हवाएं बहती हैं, जो अपने साथ दूर समुद्र से भारी बारिश लेकर आती हैं। ये बहुत जोरदार होती हैं और इनके साथ बादलों की एक लहर भी आती है, जो अनेक नदियों की नमी साथ लिए होती है। रास्ते में हवा कुछ पहाड़ी इलाकों से गुजरती है और इन इलाकों में पानी का एक हिस्सा छोड़ती है, लेकिन इसकी भरपाई जल्द ही हो जाती है। धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी हवा दादू नदी के विशाल घाटी में प्रवेश करती है। दादू नदी की कई शाखाएं हैं और ये उपनदियां अनेक छोटी मोटी पहाड़ियों से गुजरते हुए अंतिम तौर पर दक्षिण पूर्व की दिशा में विस्तार पाती हैं। जैसे ही हवा पहाड़ी क्षेत्र को पार करती है, बारिश शुरू हो जाती है। नमी से भरपूर इस हवा के असर से ही पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र के आदिमकालीन जंगल इतने विशाल और हरे भरे बने रहते हैं। इस हवा का ही यह प्रताप है कि नदी का पानी चारों मौसमों में लबालब भरा रहता है और दक्षिण पूर्व की उपजाऊ जमीन को सिंचित करता है। लेकिन इस वर्ष भारी अग्निकांड की वजह से मौसम सामान्य नहीं था। यह स्थिति केवल इस छोटे ची गांव तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसके प्रभाव में समूचा चीन आ गया था। बाद में उन वर्षों में ची गांव के लोग अक्सर यह चर्चा करते थे कि कैसे दोरजी की मरते ही हवा ने अपनी दिशा बदल दी। बेशक इस तरह की बातें अंधविश्वासों की श्रेणी में आती हैं। हवा का रुख बदलना एक मौसमी परिघटना थी और इस तरह की परिघटनाएं अक्सर होती रहती थी। लोगों ने गौर किया था कि बीते हुए वर्षों में दक्षिण पूर्वी हवा के आते ही बारिश शुरू हो जाती थी, लेकिन यह वर्ष अपवाद साबित हो रहा था। इस वर्ष हवा पहले आई और बारिश इसके बाद। दरअसल इन दोनों के बीच 2 घंटे से ज्यादा का फासला नहीं था, तो भी लोग इसकी चर्चा करते थे। पूर्व में जो जंगल की आग थी वह हवा के प्रभाव से बड़ी तेजी से शी गांव की ओर बढ़ी। अब तक रुकी हुई आग अविश्वसनीय तरीके से ऐसा रूप लेने लगी थी जिससे लोग हैरान रह गए थे। देखते ही देखते पूर्वी क्षितिज पर आग की लपटें दिखाई देने लगी। ची गांव की समूची हवा इन लपटों ने खींच ली। इसलिए जब अंत में बारिश हुई तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बारिश का अधिकांश हिस्सा जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ गया। जो थोड़ा बहुत पानी जमीन तक आया वह गर्म था और धुएं से गुजरते हुए काला पड़ गया था। इससे बस धरती की सतह पर पड़ी धूल को थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त किया। समूचा ची गांव चीख उठा। आसमान को निगल लेने वाली आग थोड़ी धीमी हुई, इसलिए नहीं कि उसे आम आदमी पर दया आ गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि जबरदस्त विस्फोट से पहले उसे अपनी सारी ऊर्जा एक जगह जुटाने की जरूरत महसूस हुई।
भीषण आग और आकाश एक दूसरे के साथ गुथ गए। जब रात के आगमन ने पृथ्वी और आकाश की सीमा रेखा को धुंधला कर दिया, उस समय जंगल की आग ऐसी दिखने लगी जैसे स्वर्ग से कोई जलप्रपात नीचे गिर रहा हो। आकाशीय अग्नि ने कहा, सब कुछ बहुत पहले नष्ट किया जा चुका था, पर तुम प्राणियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आकाशीय अग्नि ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, जो कुछ तुम देख रहे हो वह उसी की बाहरी अभिव्यक्ति है जो तुम्हारे अंदर है, बस। आकाशीय अग्नि ने ची गांव के लोगों से यह भी कहा, हर चीज नष्ट होनी ही है, समस्त जीवन, समस्त संबंध, हृदय की लय, सभी गीत और शोक, सभी हर्ष और विषाद, सभी करुणा और घृणा, सभी विक्षिप्तता और असंतोष, हम सबको खुद ही नष्ट होना है। साथ ही आकाशीय अग्नि ने यह भी कहा, ची गांव के प्राणियों, मुझे सुनो, पृथ्वी और आकाश की इस महाविपत्ति में तुम सबको, चाहे वह धनी हो या गरीब, सम्मानित हो या कलंकित, शांत भाव से यह स्वीकार करना ही होगा कि मृत्यु जीवन की तरह और जीवन मृत्यु की तरह ही है। इस महाविनाश के संध्या राग में सूरज और चांद द्वारा दिए गए प्रकाश में जब सभी तरह के भ्रष्टाचारों और बुराइयों का खात्मा किया जाएगा, तुम अपने हृदय के शुद्ध किए हुए क्षेत्र में एक नए विश्व का सृजन करोगे। क्या ची गांव के लोगों ने समझा? वे बस अपने आतंक को जानते थे और कैसे चीखे इसे जानते थे। अभी भी अपने विश्व की नश्वरता में उलझे इन लोगों को भय में उत्तेजना की अनुभूति होती थी। प्रकृति की रहस्यमय शक्ति को उद्घाटित करने में अकथनीय आनंद मिलता था। जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जबकि चिड़िया चीखती हुई रात के आकाश में बहुत ऊंचाई तक निकल जाती थी। बैठने के लिए उन्हें पेड़ों की शाखाएं नहीं मिल रही थी और वे हार कर फिर अपने घोंसलों की ओर लौटती, लेकिन भय से चीखते हुए उन्हें अंधेरे में आकाश की ओर ही जाना पड़ता। एक और भीषण धमाका हुआ, जो देखने से लगता था जैसे सूरज की सतह पर हुआ हो और आग की दीवार भराते हुए जमीन पर गिर पड़ी। गिरते समय इसने रात के आकाश को चिंगारियों से भर दिया। लगा जैसे किसी ने आतिशबाजी छोड़ी हो। आग ने जमीन को चूमा और अनेक पहाड़ियों तथा घाटी के बीच एक लंबा पर्दा खींच दिया। बाढ़ के पानी की तरह यह बगैर किसी रोक टोक के ची गांव की ओर बढ़ा, रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को दफनाते हुए। अब कहीं जाकर लोगों को यह महसूस हुआ कि सचमुच आग उनकी ओर बढ़ती चली आ रही है। ची गांव पहले से ही तमाम तंबुओं से भर गया था और ऐसा लगता था जैसे चींटियों के घरों की भरमार हो गई है। लाउड स्पीकरों से लगातार शोर सुनाई दे रहा था। हर तरफ रोशनी जली हुई थी। हर मशीन जो चिल्ला सकती थी चिल्ला रही थी। हर व्यक्ति पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। नए नए दस्ते बनाए जा रहे थे और कमांड सेंटर से नेता के निर्देश जोर जोर से प्रसारित हो रहे थे। इस बीच ओल्ड वे तथा अन्य लोग अभी भी कई पुलिस अफसरों की निगरानी में कैंप के अंदर ही थे। नेता की चीख सुनकर के संगवांगदू को लगा कि यह कोई परिचित आवाज है। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैंने इस तरह बात करते पहले किसी को सुना है। जामगन गोनबो ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्मों में एकदम आखिर में सरकारी अधिकारी इसी तरह बोलते रहते हैं। सख्त चेहरे वाले पुलिस के जवान भी इस पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और थोड़ी देर के लिए तंबू के अंदर वातावरण सहज हो गया। ओल्ड वेई ने उन लोगों से पूछा, तुम लोग यहाँ हमारी निगरानी करने के लिए क्यों मंडरा रहे हो? तुम्हें तो आग का मुकाबला करने के लिए पहाड़ पर होना चाहिए। ये लोग किसी जमाने में ओल्ड वे के मातहत हुआ करते थे, लेकिन अभी न तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कान आई और न वे वहां से थोड़ा भी खिसके। ओल्ड वे ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम इत्मीनान से रह सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। कृपया जाओ, अपने नेता से बात करो और उसे कहो कि इस नाजुक घड़ी में वह मुझे एक मौका दे, ताकि मैं अपने को साबित कर सकूं कि मैं क्या कर सकता हूँ।
मैं भी पहाड़ पर जाना चाहता हूँ और आग बुझाने के काम में लगना चाहता हूँ। उन पहरेदारों के अंदर किसी तरह की हरकत नहीं हुई। ओल्ड वेई ने फिर कहा, अच्छा, यह कैसा रहेगा? अगर तुम महसूस करते हो कि तुम मुझे आग बुझाने के लिए जाने देना नहीं चाहते हो, तो मुझे यह जिम्मेदारी दे दो कि मैं इन दोनों की निगरानी करूं और तुम खुद आग बुझाने चले जाओ। हमारे मुकाबले वहाँ तुम्हारे लोग ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ रहने के बजाय तुम्हारा वहाँ रहना ज्यादा फायदेमंद है। जामकन गोनबो एक बार फिर दिल खोलकर हंसा और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर दरवाजे की ओर बढ़ा। एक पुलिस वाले ने तेजी से अपनी बंदूक निकाल ली। गोनबो उसे देखने के लिए पलटा। उसे देखकर हंसते हुए उसने कहा, बेटे, मैं बहुत दिन जिंदा रह चुका हूँ। अगर तुम गोली मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो और मुझे गोली मार दो। ठहरो, जहाँ पर हो वहीं खड़े हो जाओ और फिर वापस आओ। मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं दोरजी को उस गुफा में अकेले पड़े रहने नहीं दूंगा। यह बहुत अफसोसजनक होगा। जिस आदमी ने सारी जिंदगी चीगांव को बचाने में लगा दी, उसे मैं इस तरह जाने नहीं दूंगा कि मरने के बाद उसका कायदे से अंतिम संस्कार भी ना हो और उसकी आत्मा को शांति भी ना मिले। चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। जामकन गोनबो ने दरवाजे पर टंगा पर्दा खिसकाया, जिससे आग की लाल रोशनी तंबू के अंदर प्रवेश कर गई। मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता रहा हूँ, गोनबो ने कहा। मैं बाहर जा रहा हूँ और दोरजी की आत्मा की शांति के लिए मैं वहाँ धर्म ग्रंथों का कुछ पाठ करूँगा। जिस पुलिस वाले ने बंदूक निकाली थी, उसके माथे पर पसीना छलछला आया। उसने पसीना पोंछा और फिर अपनी ही गन को वापस बेल्ट में लगा दिया। उसने कहा, यह आदमी तो पागल है। किसी ने यह नहीं सोचा था कि जामकन गोनबो वापस आएगा, लेकिन वह वापस आया कुछ ही सेकंड बाद। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैंने अब तक प्रोडक्शन टीम के नेता को नहीं बताया है, उसने केलसांग की ओर देखते हुए कहा। दोरजी के बारे में तुम्हें खुद बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुमने उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी तो यह तुमने सबसे सही काम किया। दरअसल प्रोडक्शन टीम के नेता के रूप में अपने समूचे जीवन काल में तुमने जो भी काम किए हैं, उनमें सबसे अच्छा काम यही था। जहाँ तक दोरजी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था का सवाल है, इस बारे में तुम जो बातें कहोगे उसे जनता नहीं समझ पाएगी। उसे मदद करने का अब और कोई उपाय नहीं है। पुलिस वाले ने इस बार फिर अपनी गन नहीं निकाली। अब जामकन गोनबो सचमुच चला गया था। केलसांग वांगडू लगातार चुप बैठा था, लेकिन जब लामा वहां से रवाना हो गया तो वह किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगा। मुझे भी जाने दो। सभी पुलिसकर्मियों ने अपने हाथों में बंदूकें उठा ली। मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूँ। क्या इसके लिए तुम सब लोग मुझे गोली मारोगे? पुलिस वाले उसके ऊपर टूट पड़े। एक ने उसके सिर को कसकर पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने उसकी बाहों को मरोड़कर पीठ से लगा दिया। लेकिन एक भारी चीख के साथ केलसांग भी किसी घायल जानवर की तरह लड़ने लगा। थोड़ी देर तक संघर्ष चलता रहा और फिर पुलिस वाले जमीन पर पड़ गए। ओल्ड वेई ने उनसे इशारा कर उन्हें उठने को मना किया और खुद केलसांग के पास जाने की कोशिश की। उसने अपने होठों की मदद से ऐसी आवाज निकाली जैसे गांव के लोग किसी अनियंत्रित पालतू जानवर को शांत करने के लिए निकालते हैं। जैसे ही वह केलसांग के निकट पहुंचा, उसे किसी ने धक्का देकर फर्श पर पटक दिया। इसके बाद केलसांग एक पुलिस वाले को पकड़कर खींचते हुए तंबू से बाहर निकला और सीधे कमांड सेंटर वाले तंबू में गया, जहां तैनात किए जाने के लिए नए दस्तों का निर्माण हो रहा था। उसने पुलिस वाले की बंदूक निकाली और झटके से नेता की मेज पर उसे रख दिया। फिर उसने कहा, अगर मैं दोषी हूं तो इस पुलिस वाले को आप आदेश दीजिए कि वह मुझे गोली मार दे। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो मुझे रिहा कीजिए।
मैं यहाँ ऐसे समय जब आग तेजी से मेरे गांव के करीब आती जा रही है, बगैर कुछ किए चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ। मैं ऐसा होते चुपचाप नहीं देख सकता। बदतमीज, नेता ने चिल्लाकर कहा। काउंटी की क्रांतिकारी समिति और फायर फाइटिंग कमान के नाम पर मैं तुम्हें तुम्हारे पद से बर्खास्त करता हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं प्रोडक्शन टीम का नेता रहूं या ना रहूं। मैं चाहता हूं कि मुझे बाहर जाने दिया जाए ताकि मैं आग बुझा सकूं। इस आदमी को बाहर निकालो। हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं। सुओपो और जन मिलिशिया के एक और सदस्य ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी ताकत के बल पर केलसांग ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मीटिंग कर रहे हैं, केलसांग ने चिल्लाकर कहा। मीटिंग कर रहे हैं। अगर इस तरह से थोड़ी कम मीटिंग हुई होती तो शायद हम आज इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं फंसे होते। इस आदमी को बांधकर हमारे सामने पेश किया जाए। तंबू में मौजूद लगभग सभी लोग हरकत में आ गए। केलसांग अभी भी किसी गुस्सैल जानवर की तरह लड़ रहा था, लेकिन तादाद में ज्यादा होने की वजह से उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया था और रस्सियों से बांध दिया था। केलसांग अब भी चिल्ला रहा था, इसलिए उन लोगों ने उसके मुंह पर कसकर एक तौलिया बांध दिया। दूर आग की दीवार एक बार और ऊंची उठी। तंबू में मौजूद सभी लोग महसूस कर रहे थे कि तंबू के अंदर की हवा किस तरह दूर की लपटों की हर फड़फड़ाहट के साथ कंपन पैदा कर रही थी। ऐसा लगता था कि जल्द ही हवा में ऐसा कुछ बचा नहीं रहेगा कि वे सांस ले सके। इस बैठक में सुओपो को एक नए पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, ची गांव के प्रोडक्शन टीम का नेतृत्व। नए नेता के रूप में उसकी पहली ड्यूटी आग बुझाने वाले दस्ते का पहाड़ पर नेतृत्व करने के लिए कुछ गाइड उपलब्ध कराना था। अब रात के अंधेरे में गांव की गाइड टीम को सही अर्थों में नेतृत्व का काम करना था। एक कदम भी गलत पड़ने का अर्थ था समूचे दस्ते का इस प्राचीन जंगल में रात भर भटकना। इन सारे वर्षों के दौरान सुओपो ने केलसांग वांगडू को एक नकारा व्यक्ति समझा था। उसने हमेशा यह सोचा कि केलसांग के मुकाबले वे प्रोडक्शन टीम के नेता के रूप में बेहतर उम्मीदवार होता, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि इन हालात में उसे यह जिम्मेदारी मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में कई चीजों के बारे में उसकी राय बदली है, लेकिन आज अचानक उसके सामने यह अवसर ऐसे समय आया जब वह इसके लिए एकदम तैयार नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि आग रात तक वहां पहुंच सकती है और जिस दस्ते को उसने घने काले जंगल में भेजा वह उसका मुकाबला शायद ही कर सके। ऐसा लगता था कि नेता को भी यह पता था, हालांकि वह बढ़ती हुई आग की ओर सीधे देखने का साहस नहीं कर रहा था। शायद उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके पास यह सोचने के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा कि इस तरह के खतरे को देखते हुए कोई तैयारी नहीं की जा सकी। मेज पर एक नक्शा फैला कर रखा गया था जहां सुओपो बैठा था और उसी मेज के इर्द गिर्द वह टहलता रहा। उसने सुओपो के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी देखरेख में जो गाइड गए हैं अब उनके हाथों में ही पूरी तरह यह जिम्मेदारी है कि आग बुझाने वाला हमारा दस्ता सही सलामत वापस लौटे। केलसांग वांगडू को छोड़कर उस तंबू में सुओपो से बेहतर और कोई यह नहीं समझ रहा था कि इतने सारे लोग जो पहाड़ पर गए हैं वे कितने बड़े खतरे के बीच में हैं। लेकिन सुओपो नेता के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता था, किसी भी हालत में नहीं। नेता ने एक बार कहा था कि सुओपो एक ऐसा नौजवान है जिसके सामने शानदार भविष्य पड़ा हुआ है और यह तब तक बना रहेगा जब तक कि संकट की घड़ी में वह इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी खोखला पहाड़ बस यहीं तक, लेकिन अगले अंक में भी हमारी यह कहानी जारी रहेगी। इसी के साथ ही हमारा आज का यह अंक यही समाप्त होता है। तो अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।